हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पे पर स्वागत है गाइस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले एक कक्षा 12 की फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो और अच्छी बात है प्यारे बच्चों, अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके देख के जरूर आइएगा। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए आए होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपने देख ही लिया होगा आज की टॉपिक क्या रहने वाली प्यारे बच्चों। आज की टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की टॉपिक ये है प्यारे बच्चों। आज इस टॉपिक को बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में आपका 3 नंबर के क्वेश्चन का पूछता है प्यारे बच्चों। 3 नंबर का ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो आइए हम लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, किसी भी टॉपिक का डेरिवेशन करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, और डायग्राम जो है बुक के मदद से नहीं प्यारे बच्चों, हेडिंग की मदद से डायग्राम बनाना सीखेंगे तब आपको आसान लग जाएगा, आसान हो भी जाए। तो गाइज आइए हेडिंग की मदद से हम लोग इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने समझा था कि जो एक प्रकार का निकाय होता है, विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, निकाय होता है जिसपे 2 आवेश होते हैं और दोनों आवेश का परिमाण आपस में बराबर होता है, परंतु वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे एक बिंदु पर -q आवेश है और एक बिंदु पर +q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो अल्प दूरी कितना है प्यारे बच्चों, 2l है। दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो कितना है, 2l है, और इस पॉइंट का नाम a है और इस पॉइंट का नाम क्या है, b है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ये कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका जो बीच की अल्प दूरी है वो 2l के इक्वल है। a सिरे पे -q आवेश है, b सिरे पे +q आवेश है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? अब आगे क्या करा के कारण निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत कोई भी बिंदु निरक्षीय स्थिति कहलाती है। अब इसके लंबवत, तो इसका मध्य बिंदु O है, O पर अगर हम लोग एक लंब डाल देते हैं या O पर एक लंब खींच देते हैं और वहां पर कोई बिंदु स्थित कर दे तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति हो जाती है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? हमने क्या कहा, O से मध्य बिंदु O पर एक लंब डाल देते हैं, मध्य बिंदु O पर एक लंब खींच देते हैं जो कि निरक्षीय स्थिति पर स्थित होगा। ये बिंदु क्या हो गए, P हो गए। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये बिंदु P है और O से इसकी दूरी कितनी है, r मीटर की दूरी पर है। O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग इनको यहां से दूरी मिला देंगे और इनको यहां से मिला देंगे। तो आइए इनको मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बनता है आपका, ये हो गया प्यारे बच्चों। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, हमने क्या कहा कि हमने यहां बिंदु P से B को मिला दिया, बिंदु P से A को मिला दिए। अब आपको यहां से एक बात और ध्यान देना होगा कि ये जो 2l है, जब मध्य बिंदु O आपने माना तो ये l दूरी इधर बट जाएगी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी l हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई? क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? चलिए, अगर इतनी बातें आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसपे -q और +q आवेश स्थित है। बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है। जैसे ही मध्य बिंदु हमने O माना वो दूरी 2l जो है LL में डिवाइड हो गई, बट गई, और O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं यहां पर।
इतनी बातें हमने समझा था प्यारे बच्चों, इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों? सदिश राशि होती है। तो उसको ज्ञात करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दिशा निर्धारित करते हैं, परिणामी दिशा की निर्धारित करते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि इस पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रहा होगा, इस बिंदु P पर कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज मतलब परीक्षण चार्ज रख देते हैं। तो अब बताओ ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि जो आपने परीक्षण आवेश होता है वो सदैव धनात्मक होता है, आपको बताया गया होगा। अब क्या होता है कि जो ये प्लस क्यू है, इस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा प्यारे बच्चों, यानी ये एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके द्वारा लगने वाले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी। किसके द्वारा लग रहा है? इसका नाम हो गया EB। क्या इतनी बात आपको समझ में आया? अब ये जो माइनस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके द्वारा लगने वाले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इसकी डायरेक्शन आपकी इधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसका नाम होगा EA। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आया? अब आप यहां पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि दोनों के बीच एंगल क्रिएट हो गया है, दोनों के बीच एंगल बन गया। ना तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ना तो दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच एंगल बन गया। तो अब हम यहां पर सदिशों का क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वियोजन करेंगे। अब हम यहां पर सदिशों के वियोजन का नियम लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, सदिशों का वियोजन करने के लिए क्लास 11th में आपको बताया गया होगा प्यारे बच्चों कि किसी भी सदिश का वियोजन करने के लिए दो घटक की जरूरत होती है, एक क्षैतिज घटक होती है और एक क्या होती है? ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जैसे हमारी एक ऊर्ध्वाधर घटक हो गई और ये कौन सी घटक हो गई? क्षैतिज घटक। ये कौन सी घटक हो गई? ऊर्ध्वाधर घटक। और ये कौन सी घटक हो गई? क्षैतिज घटक। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने क्या कहा, इस सदिश का नाम अगर U रख देते हैं और इसको हम लोग ये यहां से मिला दिया जाए प्यारे बच्चों, तो क्षैतिज घटक को हम कहते हैं U cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक को हम कहते हैं U sin थीटा। इसी प्रकार अगर कोई सदिश इस प्रकार हो और इस सदिश का नाम A हो और इसका दो घटक करना है, इसके दो घटक करने के लिए सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर घटक खींचेंगे और एक क्षैतिज घटक खींचते हैं और इसके द्वारा ये इसकी परिणाम को मिलाते हुए, परिमाण को मिलाते हुए प्यारे बच्चों, तो ये वाली जो सदिश होती है ये क्षैतिज है तो A cos थीटा होगा और ये वाली जो होगी ये ऊर्ध्वाधर है, ये A sin थीटा होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? यानी किसी भी सदिश को वियोजित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटकों की जरूरत होती है। जो क्षैतिज होता है उसे कॉस में उपयोग किया जाता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम साइन में लगाते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर इसका क्या करना? वियोजन। तो सबसे पहले हम इस सदिश EB का वियोजन कर रहे हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है इसका वियोजन कर रहे हैं। इसका वियोजन करने के लिए ये हमने एक ऊर्ध्वाधर घटक खींच लिया, ये कौन सी लाइन हो गई? ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब ये हम लोगों ने काल्पनिक बनाया है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? डैश डैश से करके दिखाएंगे जिससे कि ये क्या लगे कि काल्पनिक है। ठीक, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। ये ऊर्ध्वाधर घटक है। फिर उसके बाद हम बात करें एक क्षैतिज घटक, तो एक क्षैतिज घटक ये कुछ इस प्रकार क्षैतिज घटक हो गई। ठीक, अब आप ध्यान देखिए, क्षैतिज घटक भी आपका क्या है प्यारे बच्चों? काल्पनिक है, तो उसको भी हम लोग डैश डैश कर देते हैं। अब जो सदिश EB है, ये देखिए सदिश EB, ये जो एरो है ये सदिश EB के परिमाण को बता रहा है कि EB का परिमाण इतना है। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर हम इनको यहां से मिला देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये ऊर्ध्वाधर घटक का काम कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर को हम साइन लगाते हैं तो EB sin थीटा हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई? ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये EB sin थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद और यहां से अगर हम इसके परिमाण को मिला दे प्यारे बच्चों, तो ये यहां से लेके यहां तक वाला जो होगा ये cos थीटा होगा, क्योंकि ये क्षैतिज घटक है। ये क्या है? क्षैतिज घटक। तो हम यहां लिख देंगे इसको EB cos थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना,
अब हम सदिश EA का वियोजन करेंगे, ये EA का वियोजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों EA का वियोजन आप यहां कर सकते हैं। देखिए EA के लिए ऊर्ध्वाधर घटक का काम ये वाली लाइन कर रही है और क्षैतिज घटक का काम ये वाली लाइन कर रही है। तो क्षैतिज घटक को निकालने के लिए ध्यान से देखना, हम इनको परिमाण को डैश डैश करके मिला रहे हैं प्यारे बच्चों। यहीं पर मिलेगा एक ही दिशा में, यहां देखिए यहीं पर EA cos थीटा भी मिलेगा। अब आपको यहां लिखने की तो हमारे पास प्लेस नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग यहां दिखा रहे हैं कि यहीं पर EA cos थीटा भी मिला है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? यहां पर ही EA cos थीटा भी मिला हुआ है। ठीक, उसके बाद ये जो आपकी ऊर्ध्वाधर घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगी, इसे हम क्या लिखेंगे? EA sin थीटा। यही आपको करना था। अगर आपको इतना प्रोसेस समझ में आ गया तो आपका डेरिवेशन कहीं पर कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जो ये दूरी होती है यहां से लेके यहां तक, ये कण का काम कर रहा है। देखिए ये कण का काम कर रहा है प्यारे बच्चों। तो कण जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात ये दूरी हो जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, वही सेम दूरी ये भी हो जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चलिए अब आप देखिए प्यारे बच्चों, जो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो EB sin थीटा और EA sin थीटा। EB sin थीटा ऊपर है, EA sin थीटा नीचे है। दोनों के परिमाण प्यारे बच्चों आपस में बराबर है, दिशाएं विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, चूंकि EA sin थीटा व EB sin थीटा का परिमाण बराबर है तथा एक दूसरे के विपरीत है। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? चलिए अब हम P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाह रहे हैं। तो अब देखिए ये और ये दोनों निरस्त हो गए, बचा कौन है? एक EA cos थीटा बचा है और एक EB cos थीटा, और दोनों एक ही रेखा में है, दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो इसलिए परिणामी जो होगी वो अब आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो अब क्या होगा? अब बिंदु P पर परिणामी क्या? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए E इक्वल क्या होगा? ये और ये दोनों एक ही दिशा में है, तो जब दो सदिश एक ही दिशा में होता है तो परिणामी आपस में जुड़ जाती है। परिणामी आपस में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? जुड़ जाता है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा दोनों जुड़ गए, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया गया। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम यहां पर EA निकालेंगे और EB निकालेंगे और दोनों की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे। तो चलिए हम EA और EB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ना सौरभ सर कई दिन से यूट्यूब पे हम सब पढ़ा ऐसा लगा तो बहुत अच्छा लगता है।
अब प्यारे बच्चों जो Ea है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, देखिए कि Ea किसके कारण उत्पन्न हुआ, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो माइनस क्यू आवेश के कारण कौन उत्पन्न होगा, E A उत्पन्न हुआ था। फार्मूला हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए परिमाण वही है प्यारे बच्चों, माइनस हम लोग इसलिए नहीं लेने वाले हैं क्योंकि माइनस वहां केवल डायरेक्शन को बताता है, इनके नेचर को बताता है। तो क्यू अपान आर स्क्वायर, तो आर इस समय बीच की दूरी होती है प्यारे बच्चों, तो जो है ए पी, क्या है प्यारे बच्चों, ए पी का स्क्वायर। अब देखिए जो एपी है वो किसके बराबर है, देख लीजिए जरा सा, एपी जो है प्यारे बच्चों वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। चलिए ये वैल्यू उठा के यहां पर रख देते हैं, तो ये इक्वल क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी की वैल्यू ये रखेंगे, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एपी की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, इस बात को ध्यान देना, यहां से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाता है। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। आप बात समझे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसके कारण भी इतना ही उत्पन्न होगा, क्यों, क्योंकि जितनी दूरी यहां से इसकी थी उतनी दूरी यहां से इसकी भी है। तो आइए इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, क्या, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक, ध्यान से देखना। अब उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां प्लस क्यू आवेश के कारण कौन उत्पन्न हुआ, ईबी, देखिए प्लस क्यू के कारण कौन उत्पन्न हुआ है, ईबी उत्पन्न हुआ ना, तो ईबी इक्वल टू क्या होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीच की दूरी आर स्क्वायर होता था, तो यहां की भी दूरी वही है प्यारे बच्चों, तो इसको भी हम डायरेक्टली लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3, ठीक। समीकरण 2 और 3 से Ea और Eb का मान समीकरण 1 में रख देंगे प्यारे बच्चों, वह Eb का मान, Ea व Eb का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, Ea और Eb का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये है, तो E इक्वल टू Ea और Eb, देखिए प्यारे बच्चों यहां cos थीटा कॉमन है, दोनों में cos थीटा क्या है, कॉमन है, cos थीटा कॉमन लेके तब रख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, ये हो गया। अगला, अगले में भी वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमने कहा था प्यारे बच्चों कि cos थीटा को हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो ये cos थीटा हमारा कॉमन है। एक बार फिर से आप समझ लो, दोनों में से cos थीटा कॉमन करके तब हमने ये और AB का यहाँ मान रखा है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों। अब देखिए जो हर में है, जो हर इधर है वही हर आपका उधर है प्यारे बच्चों, इसलिए अंश जो होते हैं आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्यू क्यू जुड़ के क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, और साथ में आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग इधर की तरफ लिख देते हैं, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू जुड़ के क्या हो जाएगा 2Q, और क्या बचेगा एल स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर। ठीक, क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई? आगे आगे क्या है प्यारे बच्चों? कॉस थीटा है। क्या है? कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। कॉस थीटा की क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। ध्यान से देखना। अब कॉस थीटा मुझे हटाना है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण। अब त्रिभुज में मदद लीजिए। त्रिभुज से देखिए प्यारे बच्चों, आधार क्या है आपका? एल है। आधार क्या है? एल है। और जो कण है वो आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। तो आधार आपका क्या है? एल है। और कण क्या है प्यारे बच्चों? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी किसमें? अंडर रूट में। अर्थात कॉस थीटा के स्थान पे हम लोग ये उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q अपान क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। कॉस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? एल अपान अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आई? अब आप देखिए यहां 2ql, ये प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है? ध्यान से देखिएगा, ये हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो वो P के इक्वल हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो P आ गए। अब ध्यान से देखना, ये आपका क्या है? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना है? यहाँ 1 है। ठीक, क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हुई? आगे देखिए, ये आप अंडर रूट यहां से हटाते हो प्यारे बच्चों, तो किसी भी संख्या का अंडर रूट हटाया जाए तो हम उसको लिख सकते हैं पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2। अब आप ऐसे समझो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट 3 रहता है, इसे अंडर रूट हटाते हैं तो 3 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। यानी हम कह दें कि अंडर रूट को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये बात ध्यान देना है बस आपको। चलिए अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। अब देखिए ये आधार यहां भी वही है, इसका भी आधार वही है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 1/2 और 1 जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो 3/2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 3/2। तो आपका जो डेरिवेशन है वो यहां पर भी कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। परंतु भी आगे एक कंडीशन हम और लगा देते हैं। वो कंडीशन हमारा क्या है कि यदि जो L है, ये जो L दूरी है वो R की तुलना में काफी कम हो, यानी यदि L बहुत छोटा हो। चलिए तो यहां कंडीशन लिख देते हैं कि यदि R जो है वो काफी बड़ा है L से, यदि R काफी बड़ा हो L से, तब L की उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा मतलब नगण्य मान लेते हैं। तो उपेक्षा करने पर तब क्या होगा प्यारे बच्चों? जहां L है वो 0 हो जाएगा। तो E इक्वल क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में क्या है? अपान में आपका L 0 हो चुका है, वहां पर ध्यान देना है। ये आर स्क्वायर पावर कितना है प्यारे बच्चों? 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आर क्यूब आ गए। E इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। ये रहा आपका निरक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P जहां क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है? मध्य बिंदु से आवेश बिंदु P की दूरी। इस प्रकार प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति का आपका डेरिवेशन क्या होता है? यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आज की डेरिवेशन में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर कहीं पर कोई टॉपिक में आपको नहीं समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।